दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। ये बिल अभी रिसेंटली लास्ट ईयर नवंबर में एक लोकसभा में पेश किया गया था। और इस बिल को लेकर के वर्ल्ड वाइड एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये बिल जो प्रोविजंस इसके हैं वो लागू होने चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर ये कुछ सोशल टेंशन्स को जन्म देगा। तो इसके बारे में अपन थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आज। और पहले ये बिल क्यों आया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, इसके बारे में एक थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कि NFHS जो होता है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो होता है वो रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर। उस रिपोर्ट के बेस पे ही ये बिल बना है। और NFHS के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि NFHS जो है वो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा ये सर्वेक्षण करवाया जाता है। और इस सर्वेक्षण के लिए जनरली इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS जो है वो ये सर्वेक्षण करवाती है। और अभी जो NFHS 5 आया है, ये NFHS 5 2019 से 2021 के बीच का आंकड़े इन्होंने सर्वे करके प्राप्त किए हैं। NFHS जो शुरू हुआ था वो 92-93 में पहला इसका सर्वेक्षण किया गया था और अभी पांचवा किया गया है। इस पांचवें सर्वेक्षण में कुछ टेंशन्स बताई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि लैंगिक दृष्टि से जो महिलाओं की स्थिति है वो वाकई में उस लेवल पर नहीं आई है, ना ही उस लेवल पर आती हुई दिख रही है जहाँ हम एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए प्रयासरत है। मतलब जो जेंडर इनइक्वलिटी है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, वो एज इट बरकरार है। तो इसको रिपोर्ट को NFHS 5 की जो रिपोर्ट है इसको ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने जया जेटली की लीडरशिप में एक पैनल बनाया था कि क्या कर सकते हैं अपन इस इनइक्वलिटी, जो जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता है, उसके लिए। इस पैनल ने जो रिपोर्ट दी थी बना करके, स्टडी कर करके, उसी के आधार पे ये जो बिल है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, वो नवंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। और उसके बाद में इसको एक स्टैंडिंग कमेटी के पास स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है, जो अभी भी वहीं पर है। अपन इस पे बात करते हैं। जनरली इसमें जो बेसिक प्रावधान है वो ये है कि महिलाओं की, लड़कियों की उम्र, न्यूनतम उम्र शादी के लिए जो अभी भारत में 18 साल है, उसको बढ़ा करके 21 साल किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तो 21 साल के प्रावधान के ऊपर ये एक बहस है कि क्या 3 साल बढ़ा देनी चाहिए, इससे क्या चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं और क्या फ़ायदे होंगे सोसाइटी को। इसके ऊपर एक ब्रॉड व्यू अपन आज एक नज़र डालते हैं। जब ये बिल पेश किया गया था तब 3-4 एस्पेक्ट्स बताए गए थे, जिसमें सबसे पहला था जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता। भारतीय समाज में महिलाएं शुरू से ही पिछड़ी रही हैं, किसी भी फील्ड में देख लीजिए जाकर के, महिलाओं के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही है। तो जेंडर इनइक्वलिटी। और दूसरा था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता, इसको बेहतर तरीके से टेकल करने के लिए सरकार का मानना है कि 18 से 21 साल अगर अपन विवाह योग्य आयु कर देंगे तो इन दो बिंदुओं पर अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। तीसरा था हेल्थ को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य, इस पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये सरकार का मानना है। और चौथा था एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी ये बिल जो है वो महिलाओं पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र जहाँ महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिटेड है, वो बढ़ेगी अगर महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 19 न्यूनतम उम्र कर दी जाती है। तो ये जो सरकार के तर्क दिए गए थे, उसके बाद में इसका कई विद्वानों द्वारा अपोज किया गया, कई द्वारा सपोर्ट भी किया गया था। अपन एक थोड़ा सा बैक और जाते हैं, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के बारे में बात करते थे, जो 1929 में बना था। 14 साल की उम्र न्यूनतम की गई थी। उसके बाद में इसको 1978 में अमेंड कर करके 18 साल की गई थी। और उसके बाद में 2006 में जो
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बना था, उसमें ये स्ट्रिक्टली तय किया गया था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी वैध नहीं मानी जाएगी। अब हमें एग्ज़ाम में चाहे वो डेस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट हो, मे बी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो बिल है इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए, या फिर ये समाज में नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर देगा, या ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि में एक प्रगतिशील कदम होगा। देन वी हैव टू प्रूव इट, हमें ये सिद्ध करना होगा कि क्या वास्तव में ये बिल जो है वो इतना फ्रूटफुल रहेगा, या फिर हमें स्ट्रॉन्गली इसका अपोज करना पड़ेगा कि नहीं, इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के बिल समाज में विकृति उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम इसके दोनों ही एस्पेक्ट में बात करेंगे आज की क्या इस प्रकार का जो ये बिल है, ये बिल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो इसकी सकारात्मकता के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सरकार ने जो 3-4 पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं 3-4 पॉइंट्स के आसपास अपना आंसर भी घूमना चाहिए। मे बी अपन उसमें कुछ ऐड करेंगे और करना भी चाहिए। अपनी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर्स जो होते हैं या फिर पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उसमें एग्जामिनर जो होता है वो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को देखता है, यानी कि आप कितना सोच सकते हो, आपके क्या इनोवेटिव्स आइडियाज़ हो सकते हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में पूछा जा रहा होता है। तो सरकार ने सबसे पहला ये कहा था कि हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। 18 से 19-21 साल की अगर अपन इसके बढ़ा देते हैं उम्र, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली 18 साल की उम्र में एक लड़की की शादी होती है या 19 साल की उम्र में होती है, तो वो जनरली 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। और 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ रही लड़की से अपन ये एक्सेप्ट करें कि वो लड़की अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से जान पाई है कि उसको क्या न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। हम उससे ये आशा करें कि वो ये जानती हो कि विवाह की उम्र, सही उम्र क्या है, बच्चे पैदा करने की सही उम्र क्या है, और गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या होती हैं, और गर्भ निरोधक जो भी तरीके हैं वो क्या होते हैं, उन्हें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों में गैप कितना होना चाहिए। क्या ये एक 18-19 साल की लड़की जो 10वीं 12वीं में पढ़ रही है उससे अपन खौफ कर सकते हैं? तो काफ़ी कुछ लड़कियां एडवांस हो सकती हैं, कुछ बालिका एडवांस हो सकती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड क्लासेस में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज नहीं रहता है। जब उनको इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं रहता है तो डेफिनेटली वो ना तो न्यूट्रिशन लेगी, ना जेंडर गैप जो बच्चों के बीच में गैप रहता है वो रखेगी, ना बच्चे पैदा करने की सही उम्र क्या होती है उसके बारे में जान पाएगी। तो 18-19 साल में शादी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं और जल्दी उम्र में बच्चे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक वीकनेस, न्यूट्रिशंस की कमी लाइफ टाइम के लिए उनके स्वास्थ्य पे रहती है। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे जो आधी आबादी हैं महिलाओं की, उनमें बहुत सी महिलाओं में हेल्थ इश्यूज रहते हैं पुरुषों की बजाय। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जल्दी उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अपरिपक्व अवस्था में जब बच्चे हो जाते हैं तो वो शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो अगर शादी की उम्र 18 से 21 कर ली जाती है तो इस डेफिनेटली वो स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जब 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में वो माँ बनेगी तो उसको सब कुछ पता रहेगा कि गर्भ निरोधक रास्ते कौन से अपनाने चाहिए, बच्चों के बीच में कितना गैप रखना चाहिए, चाइल्ड केयर कैसे करनी चाहिए, अपने खुद के लिए क्या न्यूट्रिशन लेने चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वाइल प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे उनका स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार आएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो जग जाहिर है कि जब 18-19 साल की लड़की 10वीं 12वीं में पढ़ रही होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ गर्ल्स की इसी दौरान उनकी एजुकेशन जो छूट जाती है। अब अपन एक इस पे बात करते हैं कि जब उसकी 10वीं या 12वीं क्लास में वो पढ़ रही होती है, तो क्या उसका शैक्षिक विकास पूर्ण हो चुका होता है? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि वो कॉलेज में जाती हैं,
उन लड़कियों से उसकी कंपैरिजन करते हैं जिनकी 10वीं या 12वीं में एजुकेशन छूट गई शादी की वजह से। तो कॉलेज में जाने वाली लड़कियां अपने बारे में, अपने शैक्षिक विकास के बारे में ज़्यादा एडवांस रहती है। अब 12वीं क्लास की एक लड़की है जिसने एजुकेशन लेकर के शादी के चक्कर में एजुकेशन छोड़ दी, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो क्या वो उस 12th की मार्कशीट के आधार पे अगर मार्केट में जाएगी तो उसको अच्छी जॉब मिल पाएगी? क्या उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी? नहीं। अगर शादी की उम्र को अपन बढ़ा के 18 से 21 कर लेते हैं तो उसको आगे पढ़ने का अवसर मिलेगा, उसका शैक्षिक विकास होगा, और शैक्षिक विकास में डिग्री मिलेगी। और डिग्री सब कुछ नहीं होती है, उसका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से उनको मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे चैलेंजेस को सामना करने का मौका मिलता है, और वहाँ पे उनका एक, अपन ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो शिक्षा के द्वार जो है वो महिलाओं के लिए खुलेंगे। तीसरा था इकोनॉमिकल। अब अगर 21 साल की उम्र में शादी होने लगेगी तो निश्चित रूप से उनके पास एक उनका शैक्षिक विकास हो रखा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। अब अच्छा स्वास्थ्य है तो वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट भी करेगी। जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और अगर उनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी डिग्री है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मार्केट में, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो आर्थिक रूप से वो सक्षम हो पाएगी महिलाएं। आज के दौर में अपन देखते हैं, अभी भी यदि भी हम एडवांस सोसाइटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महिलाओं का एक बड़ा सा तबका जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो पैसों के लिए अपने इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंड है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, और भी किसी बेटे पे डिपेंड है, उन पे डिपेंड है। सेल्फ डिपेंडेंट महिलाएं बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। तो ये तरीका है एक कि इनकी शादी की उम्र बढ़ा करके इनका स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से विकल्प है, ताकि इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग, ये इसमें कोई और इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास जब एजुकेशन होगी, जब डिग्री होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो डेफिनेटली ये मार्केट में जाएगी तो बार्गेनिंग करेगी। अच्छा, महिलाओं का योगदान इकोनॉमी में अभी भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन वो उन फील्ड में है जहाँ स्किल डेवलपमेंट जीरो है। कई महिलाएं खेतों में काम करती हैं, कई महिलाएं मजदूरी करती है, कई महिलाएं सिंपल से एग्जांपल लेबोरेटरी में काम करती है जहाँ वो कचरा निकालती है। तो क्या वो उससे उनका स्किल डेवलपमेंट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। स्किल डेवलपमेंट तभी होगा जब उनको स्किल के वर्क मिलेंगे, और स्किल के वर्क तभी मिलेंगे जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ यानी जब उसके पास एजुकेशन होगी, डिग्री होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सोसाइटी की एक सोच रहेगी। तो ये जो 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, इन 3 साल एक्स्ट्रा में उनका बेस बनेगा कि वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सके। अगला रहता है सोशल रिफॉर्म्स की दृष्टि से देखते हैं। समाज में आज भी बहुत सी कुप्रथाएं चालू हैं, समाज सुधारों की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। और ये समाज सुधार जो हैं वो महिलाओं की दृष्टि से देखें तो महिलाओं के साथ बहुत से इश्यूज जुड़े हुए हैं, बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं के लिए कलंक बनी हुई हैं। और इनको अगर समाज से दूर करना है तो हमें महिलाओं को ही इतना सशक्त बनाना होगा कि वो इन कुप्रथाओं का अपोज करें। अब अगर शादी की उम्र जो ये इस बिल में है, द चाइल्ड मैरिज, अपन कह सकते प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसके तहत अगर 18 से 21 कर दी जाती है तो एक ऐसी महिला, हाँ, जो पढ़ी लिखी हैं, डिग्रीधारी हैं, और जिसका पर्सनालिटी डेवलप अच्छा हो रखा है, जिसमें सोचने की क्षमता अच्छी हो चुकी है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो क्या वो महिला दहेज प्रथा के विरुद्ध खड़ी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब वो खुद इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो फिर वो इस प्रकार की प्रथाएं जो महिलाओं के लिए कलंक है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमने आज समाज में देखे हैं कि जो जो महिलाएं खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्होंने इस वजह से कई पुरुषों को रिजेक्ट कर दिया कि वो दहेज मांग रहे थे। तो ये एक मैसेज तो आ रहा है सोसाइटी में, और अगर हमने ये स्टेप लिया शादी की उम्र बढ़ाने का, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल और भी ज़्यादा होंगे, और इस प्रकार की सोशल जो बुराइयां हैं, हमारी समाजी बुराइयां हैं, वो बुराइयां दूर होने में बड़ा योगदान सिद्ध करेगी।
अगला होता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में वृद्धि होगी अगर महिलाओं को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, महिलाओं को सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, महिलाओं को इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है। तो फिर किसी माँ बाप को इस चीज़ की बात की चिंता नहीं रहेगी कि मेरी बेटी हुई है, बेटा हुआ है। आज बेटी हुई हैं तो थोड़ी सी सिकन चेहरे पे आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि उनके लिए शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं हैं, उनके समानता के अवसर नहीं हैं, इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और स्वास्थ्य पे भी इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से एक समाज में ये धारणा बनी हुई है कि पुत्र रत्न प्राप्त, पुत्र मतलब पुत्र प्रधान समाज अपन कह सकते हैं, वो सोच बनी हुई है। तो अगर शादी की उम्र 18 से 21 कर लेते हैं, महिलाओं को अपन इसी बेस पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन उनका, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, तो समाज में ये धीरे धीरे जो विकृति बनी हुई है लिंग अनुपात की महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, वो उसमें भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब माँ बाप ये सोचेंगे कि अब जो है समाज में महिलाओं के लिए केयर हो रही हैं, महिलाओं को अवसर मिल रहे हैं, तो उनको इससे भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। अगला होता है नेशनल इकोनॉमी के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल नेशनल इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था होती है वो मानव संसाधनों से चलती है, और संसाधनों में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और भारत में अगर देखें तो मानव संसाधनों में पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो सक्षम नहीं बन पाई अभी तक। बहुत कम महिलाएं हैं जो इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रही है। तो मतलब बहुत बड़ा मानव संसाधन का एक हिस्सा नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 साल मिलेंगे, इन एक्स्ट्रा 3 साल में महिलाएं सक्षम बनेगी। शिक्षक दृष्टि से देख लो, मनोज आप मानसिक दृष्टि से देख लीजिए, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, या आप फिर आप वो क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से देख लीजिए। जब सक्षम बनेगी तो ये संसाधन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन अधिक उपलब्ध रहेंगे और हमें इसका फ़ायदा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से भी मिलेगा। और भी कई इश्यूज़ हैं। एमएमआर ले सकते हो आप, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर का कारण जो अधिकांश चिकित्सक या फिर विशेषज्ञ बताते हैं, वो जल्दी उम्र में माँ बनने की वजह से होता है। तो अगर शादी की उम्र बढ़ाएंगे तो माँ तो डेफिनेटली ये मातृ मृत्यु दर है इसमें कमी आएगी। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर में भी का कारण भी कम उम्र में माँ बनना, जिससे बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता है। तो अगर शादी की उम्र बढ़ाएंगे तो शिशु मृत्यु दर में भी हमें आएगी। और अगला रहेगा कि कंसेंट, यानी कि पार्टनर को सिलेक्ट करने की अपनी जो सहमति है, वो फ्रीडम टू सिलेक्ट द पार्टनर और उनकी कंसेंट लेने की, इसमें इसकी ये प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि जब लड़की समझने लगेगी, भाई 17-18 साल की उम्र में लड़की माँ बाप पे डिपेंड होती है, माँ बाप जैसा कहता है वैसा कर लेते हैं, उसके साथ उसे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, ये राइट जो है वो अ, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाती है। लेकिन जब 21-22 साल की लड़की हो जाती है तो वो एक इस चीज़ को समझने लग जाती है कि उसको किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस प्रकार की एक फ्रीडम भी उसको मिलेगी और उसकी कंसेंट इम्पोर्टेंट बनेगी। उसका जो ये राइट है टू सिलेक्ट द पार्टनर, वो भी अ, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। आगे ये कि चाइल्ड केयर की बात करते हैं अपन, तो 17-18 साल या 19 साल की लड़की जब माँ बनती है तो वो अपने बच्चे की देखभाल उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसको उसको उतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन यही 21-22 या 23 साल की उम्र में जो लड़की माँ बनती है, वो लड़की अ, निश्चित रूप से अपने बच्चे की देखभाल जो है वो बेहतर ढंग से कर पाएगी, चाहे उसके स्वास्थ्य की देखभाल हो, चाहे और भी कई प्रकार शिक्षा हो उसकी, और जो भी देखभाल करने पाएगी वो देखभाल बेटर तरीके से करेगी। और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो राष्ट्र का एक बहुत बड़ा इशू है, वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगा। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट थे इस बिल के, कि इस बिल से क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं।
लेकिन इसके साथ ही बहुत से विद्वानों ने, बहुत से लोगों ने चैलेंजेस भी शो किए हैं कि इससे बहुत सी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होगी। तो उन चुनौतियों पे एक नज़र डालते हैं अपन। सबसे पहली चुनौती जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑटोनॉमी की, यानी कि स्वायत्तता। लड़कियों को 18 साल की उम्र में शादी करने का अधिकार है। आप उनको 18 से 21 कर रहे हो, यानी कि लड़कियों को अपनी शादी करने की भी स्वायत्तता नहीं है। इससे इनकी स्वायत्तता सीमित हो जाएगी। ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती ये थी कि जब सरकार चुनने का मतलब वोट करने का अधिकार 18 साल की उम्र में वो वोट कर सकती है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि सरकार कौन चलाएगा, हमारा राष्ट्र कौन चलाएगा। तो क्या वो शादी करने के लिए अधिकृत नहीं है कि अब मैं शादी कर सकती हूँ, किसके साथ करनी है, किसके कैसे करनी है 18 साल की उम्र में। तीसरा ये जो था, ये भी एक काफ़ी चिंताजनक बिंदु है कि कम उम्र में जो शादियाँ होती हैं वो ज़्यादातर डिप्राइव्ड क्लासेस जो होती है, वन समाज का जो वंचित तबका है, वो अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल बेसिस पे भी हो सकते हैं, कल्चरल बेसिस पे भी हो सकते हैं। जो भी वंचित तबका है वो वंचित तबके में ज़्यादा होती है। तो इफ़ेक्ट ये रहेगा कि जब ये कानून बन जाएगा कि नहीं, 21 साल की उम्र से कम लड़की की शादी नहीं कर सकती, तो इस तबके के लिए चिंताजनक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये तबका उस कानून का पालन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तबके के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ना तो वो अपनी बेटी को पढ़ा पाएगा, ना घर पे रख पाएगा। दोनों ही स्थिति में एक मतलब एक अजीब सी स्थिति बन जाएगी पुअर और डेप्राइव्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं में होता है। तो ये भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये जो है वो क्या कहते हैं इसको, भ्रूण हत्या को बढ़ावा देगा। भ्रूण हत्या को बढ़ावा इस दृष्टिकोण से दे सकता है कि जब आप लड़कियों को लिए कानून बना लोगे कि 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते, तो एक जो वंचित तबका है जिनका अभी मानसिक विकास उस स्तर पे नहीं हो पाया है, वो ये सोच करके कि 21 साल तक पालन पोषण करना। देखो अभी भी मैं किसी समाज के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अभी भी समाज में काफ़ी बड़े वर्ग की सोच रहती है, तो इसी वजह से भ्रूण हत्या होती है। तो जब 18 से 21 साल आप और बढ़ा रहे हो, तो ये भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा कुछ लीगल एस्पेक्ट भी है, जैसे पॉक्सो है। पॉक्सो अधिनियम जो बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसमें 18 साल से कम उम्र की के लड़का या लड़की कोई भी हो, बालक होना चाहिए। उसके साथ अगर किसी प्रकार की अश्लील हरकत या फिर कोई लैंगिक प्रताड़ना या किसी प्रकार का कृत्य किया जाता है, तो उसको इस एक्ट के तहत सजा दी जाती है। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि तो फिर क्या अब पॉक्सो एक्ट में भी अमेंडमेंट होगा, सुधार होगा क्या? फिर जब 21 साल की उम्र तक शादी होती है तो ये 18 साल जो अभी हो रही है फिर 21 साल की हो जाएगी, तो 21 साल से कम उम्र वालों को नाबालिग माना जाएगा क्या? अभी भी पॉक्सो का बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है। तो क्या ये चिंताजनक नहीं होगा क्या, ये स्थिति जब 21 साल कर दी जाएगी? इसके अलावा एबॉर्शन की कंसेंट है। अभी 18 साल की लड़की जो होती है, 18 साल से कम उम्र की लड़की की एबॉर्शन उसके माँ बाप से ली जाती परमिशन, तो अब 21 साल तक ली जाएगी क्या? ये इसके लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं, होते हैं, और इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये इस एक्ट के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक्ट तो क्या, बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। और अब अंत में क्या होता है कि हमें अपने खुद की राय बनानी पड़ती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अगर एक नज़र इन सभी पे डाली है जो हमने, उसका अगर कंक्लूजन निकाले, तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में अगर 18 से 21 उम्र कर दी जाती है तो ये समाज के लिए उपयोगी रहेगी। ये एक सरकार का एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। हाँ, चिंताएं ज़रूर है, कुछ चिंताएं हैं। इन चिंताओं को हम अगर बेहतर तरीके से टैकल करें तो इन चिंताओं को दूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ चिंताओं के रहते हुए सरकार को प्रगतिशील कदमों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ तक बात रही ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी जनरली लड़की को शादी ऑटोनॉमी के लिए ही 18 से 21 की जा रही है, ताकि वो अपनी कंसेंट बेहतर तरीके से बना सके, उसकी कंसेंट की वैल्यू दी जा सकती है। तो ये आधार पे कि भाई उसको सरकार चुनने का तो अधिकार है, लेकिन वर चुनने का अधिकार नहीं। तो वर चुनने का अधिकार तो है उसको, लेकिन 21 साल की उम्र में, 18 साल
अब थोड़ा सा आप इसको मानवीय दृष्टिकोण से अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। वे घर जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, क्या उन घरों में 18 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है? शहरी क्षेत्र में देखिए, जो अपने आप को एडवांस समाज मानता है और वास्तव में सोच की दृष्टि से होता भी है, तो क्या क्या वो अपने बच्चों की शादी 18 साल की 17 साल की उम्र में करते हैं? नहीं। वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एजुकेट करते हैं, उनको डिग्री दिलाते हैं, इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, देन 22 23 24 जो भी उम्र होती है उस उम्र में उसकी शादी करते हैं। तो इस आधार पे ये कहना कि ये ऑटोनॉमी को प्रभावित करेगा, वोटिंग राइट है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये जो टेंशन क्रिएट होगी। हाँ, वोटिंग राइट 18 साल की उम्र में दिया जाता है, शादी 21 साल की उम्र में कर सकती है। तो इसमें एक अंतर्विरोध ज़रूर है, लेकिन ये क्योंकि इन्हीं के विकास के लिए है, महिलाओं के विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास के लिए ये कदम उठाया जाता है, तो इसको प्रगतिशील कदम कहा जा सकता है। इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए कि इस कदम की सार्थकता सिद्ध हो सके? तो सरकार को कुछ स्टेप्स इसके साथ साथ उठाए जाने चाहिए। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं सबसे पहले, जब अपन कह रहे हैं कि 18 से 21 साल तक उम्र इसलिए कर रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके, तो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो पूरा पूरा होना चाहिए यहाँ पे। और इसके लिए कई ऐसे फार फ्लंग एरिया, मतलब दूरस्थ एरिया कैसे रहते हैं जहाँ पर एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से लड़कियों को एजुकेशन के लिए पास के शहरी क्षेत्र में या फिर जो भी बड़ा कस्बा क्षेत्र होता है वहाँ भेजा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा होनी चाहिए। तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इन लड़कियों को अपने घर के नज़दीक से एजुकेशन मिल सके। और अगर कहीं नहीं अवेलेबल हो पाती है तो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और इन दोनों जगह पे सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। जब माँ बाप इसके प्रति आश्वस्त हो जाएंगे कि मेरी बेटी जहाँ पढ़ रही है वहाँ सुरक्षित है, निश्चित रूप से उनकी चिंता कम होगी और वो इस चिंता के आधार पर से कम स्कूल नहीं छुड़वाएंगे कि बच्ची सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं होती है। तो स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर नज़दीक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल्स में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग एंड बिजनेस ट्रेनिंग, ये चीज़ें भी इनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तब कहीं जाकर के इनका इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर हो पाएगा। अदरवाइज आर्थिक दृष्टि से इन ये अपनी भूमिका इतने बेहतर ढंग से नहीं निभा पाएगी, क्योंकि केवल डिग्रीज लेने से अगर इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। तो इन महिलाओं के लिए स्पेशली काउंसलिंग करवाई जाए, कैरियर काउंसलिंग, अच्छी बिजनेस ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाए, बिजनेस इंसेंटिव्स दिए जाए इनको, जैसे सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन एस इस एक, जो बिल है, इस बिल को वो सार्थक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें साथ में दी जानी चाहिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट का बेसिक फंडा यही है कि मनुष्य को कुछ ऐसा कार्य आए जिसमें वो अपना कैरियर बिल्डिंग कर सके। ऐसा नहीं कि कोई एक काम मजदूरी करने जाते हैं तो उस मजदूरी में स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, वो उस वही कार्य जीवन भर करते रहते हैं और उनकी वही इनकम रहती है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे आज जिस स्टेज पे हैं नेक्स्ट ईयर उससे अगली स्टेज पे पहुँचे, उससे अगली स्टेज पे पहुँचे। इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इस महिलाओं के लिए जो 18 से 21 बीच में चलाए जाने चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब्स अवेलेबल करवाए जाने चाहिए, और स्वास्थ्य संबंधी हैं तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेंटर्स होने चाहिए बेहतर, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए, और गर्भ निरोधक के बारे में अच्छी जानकारी और ये गर्भ निरोधक संबंधित जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो ये हमारा एक कंप्लीट व्यू था इस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में, जिसमें हमने बात की है आज। और आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन, चाहे किसी भी प्रकार घुमा के पूछे,
किसी भी एस्पेक्ट से पूछे, वो किसी भी पहलू से पूछे, आपका आंसर हमेशा महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत करेगा ये स्टेप, ये तय है। हाँ, कुछ चिंताएं जरूर हैं, लेकिन वो चिंताएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस प्रगतिशील कदम को से पीछे कदम उठा ले जाए अपन वापस। और इन्हीं तीनों की आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनेगी, शैक्षिक दृष्टि से सक्षम बनेगी, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली जो लैंगिक समानता का अवधारणा है, हम उस तक पहुंच पाएंगे। जो भेदभाव लिंग के आधार पे किया जाता है, उस भेदभाव को समाज से दूर किया जा सकता है केवल तीन एस्पेक्ट पे ही, आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों के आधार पे। और ये बिल इन तीनों चीज़ों को सुनिश्चित करता है। तो ये एक डेस्परेटिव क्वेश्चन था आपके लिए, जिन जो लोग ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं उनके लिए यही है कि ये जो बिल है वो बिल कब पेश किया गया था, नवंबर 2021 में, और ये कौन से बिल का अमेंडमेंट, कौन से एक्ट में अमेंडमेंट लाएगा, तो जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 था उसमें अमेंड करेगा। इसके अलावा NFHS के बारे में पूछ सकते हैं आपको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन करवाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा करवाया जाता है। और इसकी नोडल एजेंसी जो है वो IIPS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, उसके द्वारा करवाया जाता है। और जो 18 साल उम्र की गई थी वो 1978 में की गई थी, और ये की गई थी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो 1929 में बना था, और 14 साल की उम्र थी उस वक्त, तो उसको बढ़ा करके फिर 18 साल 1978 में किया गया था। 2006 में इसको एक्ट के रूप में लीगलाइज किया गया था कि मैरिज को इनवैलिड घोषित किया जाए 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें, और 18 साल से बढ़ा के 21 साल की गई है, ये है, ये अभी की नहीं है, सॉरी, करने का प्रावधान है। अच्छा, पैनल कौन सा था जिस पैनल ने ये सुझाया था, तो जया जेटली का पैनल था। और अभी क्या स्थिति है, तो अभी स्टैंडिंग कमेटी जो संसद की है उसके पास स्क्रूटनी के लिए ये बिल रखा हुआ है। तो ये सब इस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में था। थैंक यू।